बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का और अमेरिका का मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। ये मामला पहले एक मजाक की तरह दिखाई देता था, लेकिन अब जो चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, आने वाले दिनों में मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब वो हक़ाइक़ तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। यानी ये सबसे पहले तो ऐसे ही था ना कि रिचर्ड ने एक ट्वीट कर दिया था, और जब ट्रंप ने उसको तैनात किया एक आम ओहदे के ऊपर, अपनी टीम का एक खास मेंबर बनाया, तो तहरीक इंसाफ वालों ने खुशी मनाई, जो ऑब्वियस थी कि जनाब एक ऐसा आदमी जो है वो ट्रंप की टीम का मेन मेंबर बन रहा है, जो इमरान खान साहब की आज़ादी का माजी में मुतालबा कर चुका है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से और उनके साथियों से गलती हुई। उन्होंने एक कंपेन शुरू कर दी रिचर्ड के खिलाफ, जिसका रद्द-ए-अमल रिचर्ड ने दिया। इन्हें लगा कि शायद वो रद्द-ए-अमल नहीं देगा। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन, अब ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने क्या किया, जो भी वो लिखते हैं या बोलते हैं उर्दू में, वो उसको ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेट करके वहाँ तक पहुँचा देते हैं। इन इंतखाबात में जो अमेरिका में हुए, आज से 1.5 माह पहले, 1 माह पहले जो इंतखाबात हुए अमेरिका में, इनमें जो वहाँ के मुसलमान हैं, स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं अमेरिकन आने वाली हुकूमत के बीच में। यानी डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं। रिचर्ड का ताल्लुक क्योंकि मिशिगन से है, और मिशिगन में 2 मरतबा ये डोनाल्ड ट्रंप को आखिरी 10 दिन में लेकर गया, और वहाँ पे वो मिशिगन जीत कर भी दिया। वो एक स्विंग स्टेट है, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इस इलेक्शन के अंदर, और वहाँ पे मुसलमानों का वोट बड़ा कारगर था, उसकी वजह से वो जीते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपनी खासी जड़ें वहाँ पे बना ली है। अब मामला ये है कि पाकिस्तानी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो पिट्ठू हैं, उनकी गलतियों से रियासत पाकिस्तान के साथ अमेरिका की आने वाली हुकूमत के ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो इसी रविश में रहते हैं तो मामला मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। एक छोटी सी खुशी मनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो पाकिस्तान में वैसे ही बैन है, तो हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उसकी जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान में इनको आदत है सियासतदानों को गंदा करने की, ऐसे ही इन्होंने वहाँ पे रिचर्ड ग्रेनल को गंदा करने की कोशिश की पाकिस्तान की मीडिया पे। और अब नजम सेठी साहब के जरिए ये कहलवा दिया गया कि जो लॉबिस्ट हैं पाकिस्तानी, उनसे ट्रंप के लोगों ने पैसे खाए हुए हैं। यानी एक के बाद एक ब्लंडर करते जा रहे हैं। अब नजम सेठी साहब भी जब ये बोल रहे होंगे तो वो बोले बड़े तरीके से, उन्हें लगा कि शायद अमेरिकन तक ये बात जाएगी नहीं। वो फौरी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ट्रांसलेट किया और करवा कर पहुँचा दिया दोबारा अमेरिका की आने वाली हुकूमत तक, और वो एक एक चीज़ को गौर से देख रहे हैं। यानी इसके बाद उन्होंने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। उनके कुछ और लोग बोलना शुरू हो गए कि पैसे क्यों खाए हुए, हम तो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब ये उनकी ज़ाती लड़ाई बनाते जा रहे हैं। यानी एक डोनाल्ड लू का बोझ जो निज़ाम नहीं उठा पा रहा था, जो मुल्क एक डोनाल्ड लू का एक साइफर था, उस मामले के ऊपर सरेंडर कर गया था, और इमरान खान साहब की चलती चलाती हुकूमत को गिराकर पाकिस्तान को लगभग $50 अरब का नुकसान पहुँचा दिया। जो एस्टेब्लिशमेंट ये बोझ नहीं उठा पाई, वो इतने बड़े आदमी का बोझ कैसे उठाएगी? उसकी ताकत कई गुना ज़्यादा है डोनाल्ड लू से, रिचर्ड ग्रेनल की। वो सदर का खसूसी एलची है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी रोजाना की मुलाकातें रहेंगी। ये उन लोगों में से नहीं है जो सदर को शायद ही कभी मिलते हैं वो पूरे टेन्योर में। ये कोई छोटा मोटा अहदेदार नहीं है डोनाल्ड लू की तरह, ये एक टीम का मेंबर है डोनाल्ड ट्रंप की। तो यहाँ मुश्किलात बढ़ेंगी। उन्होंने अब ये पैसे खाने वाली बात की है, इसको बाकायदा जो अमेरिकन हैं वो फील करेंगे और उनको इसकी तकलीफ होगी। इसके नतीजे में मजीद अमरीकी सियासतदान, ट्रंप की आने वाली हुकूमत के लोग मैदान में उतर आए हैं, और जो फंसने वाले नए किरदार हैं जो अब फिर फंस गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों ने या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने फटाफट निकाल के चीज़ें दिखाना शुरू कर दी है कि फलां फलां ने आपके खिलाफ ये किया था। इसमें एहसन इकबाल के कुछ पैगाम सामने आ गए हैं, और ये पैगाम आपने याद रखना जो एहसन इकबाल साहब का था। यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी के जो उस वक्त के अहदेदारान थे, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ये बात मेरी आप याद रखिएगा कि पहले तो सिर्फ अमेरिका ने या डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने सिर्फ ये कहना था कि पाकिस्तान में आप रूल ऑफ लॉ लेकर आएँ, अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं उनको बंद करें, और जिन सियासी कैदियों को आपने पकड़ा हुआ है उन्हें आज़ादी दें। ये एक मुतालबा आना था। लेकिन अब वो इसके अंदर तहकीकात करेंगे कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर कैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है, उन्हें इस बात का शुबा नहीं है, उन्हें इस बात का यकीन है, और वो इसका बार बार इजहार करते रहे कि 2020 में अमेरिका में रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था। जब जो बाइडन को इक़्तिदार मिला, तो डोनाल्ड ट्रंप और उनके तमाम साथी ये समझते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त धांधली की थी, और उस धांधली के नतीजे में उन्होंने जो बाइडन को ज़बरदस्ती इक़्तिदार दिलवाया था। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन जीत गया था, ये उनका सोचना है डोनाल्ड ट्रंप का और उनके साथियों का। अब वो नफरत करते हैं जो बाइडन से, और वो ये समझते हैं कि जो बाइडन ने उनका हक खाया था, तो वो किसी चीज़ के अंदर भी रियायत नहीं करेंगे जो बाइडन के साथ या उनकी इंतजामिया के साथ। अब ये 2020 का अगर आप एहसन इकबाल का ट्वीट देखें, जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हारा था, तो वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा था कि ट्रंप की डिफीट हो गई है, और यानी इसमें पैगाम है जी दुनिया के जो डिक्टेटर्स हैं उनके लिए, और ये वो इस तरह करके लिखा हुआ था। अब इसमें एहसन इकबाल ने वाशिंगटन पोस्ट की खबर को रीपोस्ट किया। उस दौर में ये रीट्वीट होती थी, क्योंकि इसको ट्विटर कहते थे। तो एहसन इकबाल ने इसको रीट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वी हैव वन इन पाकिस्तान टू, हमारे पास एक यहाँ पाकिस्तान में भी है। ही विल बी शोन अवे आउट सून इंशाल्लाह, और जल्द इसको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।
यानी डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने निकाला और वाशिंगटन पोस्ट ने उसको एक कामयाबी के तौर पे लिखा और उसके ऊपर उसको ट्वीट करते हुए एहसन इकबाल ने लिखा कि हमारे यहाँ पे भी एक ट्रंप है, इमरान खान का जिक्र करते हुए, और उन्होंने कहा इसको भी हम जल्द निकाल देंगे। ये बात है सन 2020 की। और इस ट्वीट को जो एहसन इकबाल का था, इसे अमेरिकन एम्बेसी जो इस्लामाबाद की है उसने रीट्वीट कर दिया था। और बाद में जब उस वक्त की हुकूमत, इमरान खान तब हुकूमत में थे, और जब इमरान खान की हुकूमत ने इस मामले को उठाया तो उन्होंने कहा नहीं ये हमारा कोई प्रॉब्लम टेक्निकल आ गया था या किसी ने हैक कर लिया था। लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई तहकीकात नहीं हुई, इसके ऊपर आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया। मजे की बात यह है कि जो ट्विटर का मालिक है वो है इलन मस्क, वो अब ट्रंप की टीम का हिस्सा है। वो 5 मिनट के अंदर इंक्वायरी करके बता देगा कि उस रात अमेरिकन एम्बेसी जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में है उसका ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था या नहीं हुआ था, यानी उस ट्विटर अकाउंट को चोरी कर लिया गया था या नहीं किया गया था, या ये ट्वीट उन्होंने अपनी मर्जी से किया और मर्जी करने के बाद में डिलीट कर दिया और ये कह दिया कि जनाब वो गलती से हो गया था या कोई हैक हो गया था। ये सारी बात जो है वो 5 मिनट के अंदर बता देगा जो इलन मस्क है, वो हकायक सामने ले आएगा, क्योंकि वो मालिक है इस एप्लीकेशन का, ट्विटर का। तो अब ये मामला भी गले पड़ गया, और इवन ये गले पड़ गया अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद के जो उस वक्त का हमला था, क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत को तब्दील किया जाना था। 2020 में बहुत गुस्से में थे अमेरिकन भी, और पीडीएम की सरकार भी, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी, और 2021 तक वो कर नहीं पाए। फिर 2022 में उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन अपना मुकम्मल कर लिया। तो ये बिल्कुल 2020 के इख्तिताम की बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन हरा दिया गया था और नवंबर में जो बाइडन की जीत को अनाउंस कर दिया गया था। 2020 का दिसंबर है गालिबन, नवंबर की बात है ये। तो इसमें एहसन इकबाल के ट्वीट को अमेरिकन एम्बेसी ने रीट्वीट किया था। ये मामला उठा लिया रिचर्ड ड्रेनल ने, उसने कहा ये जो ट्वीट हुई है रीट्वीट, ये कब का वाकया है। तो फिर इसके ऊपर जो है पाकिस्तानी ओवरसीज ने उसको पूरी तफसीलात भिजवाई, और जो पाकिस्तानी अकाउंट है सोशल मीडिया के उन्होंने भी, तो उसके ऊपर उसने रद्दअमल दिया, और अमेरिकन का जो आने वाली हुकूमत है उनका रद्दअमल आ रहा है। तो इस्लामाबाद में जो अमेरिकन एम्बेसी है उसके जो ओहदेदारान है जो उस वक्त मौजूद थे, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाली अमरीकी हुकूमत है वो इस सारे मामले की एक इंक्वायरी करवाएगी, और इसकी इंक्वायरी करवा के वो पता करवाएंगे कि पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लियरली बता चुकी है कि उनको मुख्तलिफ एम्बेसियों में बुलाया जाता था, और बुलाकर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को ये कहा जाता था कि आप इमरान खान का साथ छोड़ के एक नया ग्रुप बना लें, और उन्हें तरगीब दी जाती थी कि इमरान खान से अपने आप को डिस्टेंस कर लें। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने कर लिया, आतिफ खान ने और कुछ और लोगों ने आकर बताया भी। फिर पाकिस्तान में सहाफ़त के कुछ बड़े नाम हैं, उनको बुलाया गया और उनके साथ बुलाकर भी मुलाकातें की गई, और वो जो मुलाकातें थी वो इन एम्बेसियों के अंदर हुई, और उनके नतीजे में वो सहाफ़ी पूरी तरह से दुश्मन बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई थी, उसके अंदर अमेरिकन एम्बेसी का या बाकी जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस था, बाकी एम्बेसियों का, अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं उनका एक रोल था। इसके ऊपर अगर तहकीकात की गई और इस मामले के ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली हुकूमत ने पूरी इन्वेस्टिगेशंस करवाई तो रजीम चेंज ऑपरेशन का पूरा पोल खुल जाएगा और पाकिस्तान की बदतरीन बदनामी हो जाएगी। स्पेशली पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए बड़ी एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी कि उन्होंने अमेरिकन के कहने के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमत गिराई, और इसमें इमरान खान साहब एक बहुत बड़े बेनिफिशियरी बन जाएंगे। वो ये कहेंगे मैं पहले से आपको बताता रहा हूँ कि मेरी हुकूमत इन्होंने गिराई है, और मैं पहले दिन से ये कह रहा था, और इमरान खान साहब फिर इसमें सुरखरू हो जाएंगे। अब मामला ये है कि इससे बचना कैसे। इससे बचने का जो वाहिद तरीका ये है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए, और इससे पहले कि ये सारी चीज़ें हों इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए और पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ बढ़ा दिया जाए। अब इस माहौल के अंदर मैं इससे पहले आपको कुछ और बताऊं, मैं ये बता देता हूं कि इमरान खान साहब को एक नई पेशकश आई है और एक फैसला महफूज किया गया इमरान खान साहब के खिलाफ। वो फैसला अब सुनाया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब को एक नई ऑफर आई है, और उस ऑफर के मुताबिक इमरान खान साहब को यह कहा गया कि अगर आप हुकूमत ना गिराएं और कोई तहरीक हुकूमत गिराने के लिए ना चलाएं तो आपको रिहाई दी जा सकती है, आपके साथियों को भी कुछ को रिहाई मिल जाएगी, बसूरत दीगर आपको इसी तरह की सूरत का सामना करना पड़ेगा। अब इमरान खान साहब इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको इस बात का आइडिया हो गया कि निज़ाम की उजलत बढ़ती जा रही है। यानी ये इतनी जल्दी में क्यों है, जो इस वक्त हुकूमत के अंदर लोग बैठे हुए हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इन्हें अचानक से इतनी जल्दी क्यों हो गई है। ना तो मुल्क में कोई इलेक्शन आ रहा है, ना ही कोई बजट आ रहा है, ना ही कोई जंगी हालात है इस मुल्क में, ना ही कोई IMF की डील आ रही है, और ना ही कोई बहुत बड़ी तहरीक इनके दरवाजे पे खड़ी है। तो मसला क्या है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को, हुकूमत को बहुत ज़्यादा जल्दी, और वो जल्द अज जल्द इमरान खान साहब के साथ कोई डील पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं। इमरान खान साहब को जेल में बैठकर इस बात का आइडिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से ये मामला एक आलमी मसला बन गया है और पूरी दुनिया इसके ऊपर बोल रही है, जबकि अमेरिका में नई आने वाली हुकूमत और उसके ओहदेदार जो है वो खुलकर इस पर बात कर रहे हैं, और ये दबाव पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के जो पावर कॉरिडोर्स हैं वो इसको महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में इमरान खान साहब किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं कर रहे, वो अपने उसूलों पर समझौता करने से एक मरतबा फिर इनकार कर चुके हैं। तो अब तक की सूरत हाल ये है कि हुकूमत चाहती है कि इमरान खान साहब सरेंडर करें, डील करें, और यही बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब इस पर मान नहीं रहे। एक चीज़ और है जो बड़ा फायदा हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का
کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر بن جاتا امریکہ کا تو اس تک ایکسیس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا, اس تک اپنی باتیں پہنچانا مشکل ہوتا, کیونکہ پورے پروٹوکولز ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا فائدہ کر دیا ہے موجودہ پاکستانی حکومت نے اور ان کے سہولتکاروں نے مل کر. یہ جو انہوں نے کمپین چلائی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھیوں کے خلاف, اس کی وجہ سے ایک بڑا فائدہ یہ کر دیا ہے کہ پہلے پاکستانیوں کو ٹرمپ تک معاملات یا معلومات پہنچانے میں دقت آنی تھی, لیکن اب کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. بلکہ اب صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ٹیم کے چند ایسے لوگ ہیں جن میں خاص آدمی جو ہے وہ رچرڈ گرینل ہے. اب یہ سارے لوگ معاملات کی تہہ تک پہنچ چکے ہیں اور انہیں یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستانی اور پاکستانیوں کی اکثریت کیا چاہتی ہے. تو یہ ایک بڑی آسانی پیدا کر دی گئی ہے موجودہ پاکستانی حکومت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. ایک چیز ناظرین اس پہ اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ رچرڈ گرینل کو سنیں اور اس کے انٹرویوز سنیں, تو میں اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا تو وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کو اپنی خارجہ پالیسی کے اندر بہت سختی لے کر آنی چاہیے اگر دنیا کو جنگوں سے بچانا ہے تو. اور بائیڈن انتظامیہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا مذاق اڑاتی تھی کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح سے بات کیوں کرتے ہیں سختی سے, تو ہم تو ایسے ہی بات کریں گے, ہم دنیا کو جنگوں سے بچانا چاہتے ہیں. یہ اس قسم کی چیزیں جب میں سنتا ہوں نا تو مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم ہے اس کی 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہے. یہ دنیا کے ساتھ جب ڈیل کریں گے تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ڈیل کریں گے, بلیک اینڈ وائٹ کے اندر کریں گے. نمبر 2, یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف ہیں جو پیچھے سے رہ کے خفیہ ہاتھوں سے حکومتیں تبدیل کرتے ہیں. یہ عوامی رائے کا احترام چاہیں گے پوری دنیا کے اندر, اور پاکستان جو ہے وہ ان کے ٹارگٹس کے اندر سے ایک ٹارگٹ ہوگا. ایک اور ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی ممبر ہیں امریکن ایلیسا سلاٹکم, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ لکھا ہے کہ مشیگن میں یہ بتا رہی ہیں کہ بہت بڑی پاکستان امریکنز کی کمیونٹی ہے اور میں ان سے لگاتار سن رہی ہوں ان کے کنسرنز جو انہیں ہیں, جو کچھ پاکستان میں مظاہرین کے ساتھ کیا گیا, خاص طور پہ جو ایک ڈیڈلی انسیڈنٹ تھا پاکستان میں ہوا, اس کا انہوں نے ذکر کیا. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستانی اتھارٹیز مسٹ پروٹیکٹ سٹیزنز, پاکستان کے اندر شہریوں کا تحفظ ضرور ہونا چاہیے اور آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے اور احتجاج کرنے کی آزادی ہونی چاہیے, اور دیگر چیزیں انہوں نے لکھی ہیں. اس کو بھی رچرڈ گرینل نے ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر لکھا اینڈ فری عمران خان, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عمران خان کو بھی فری کر دینا چاہیے. اب ناظرین جو نئے بندے پھنس گئے ہیں نا اس سارے معاملے میں, جن کے ٹویٹس امریکہ کی آنے والی حکومت کے سامنے ہیں یا جن کے بیانات, اس میں مریم نواز ہے, احسن اقبال ہے, بلاول ہے اور دیگر کچھ لوگ ہیں, ایون امریکہ کی ایمبیسی بھی ہے. تو آنے والے دنوں میں بڑا تماشا لگنے والا ہے. اس سے پہلے کہ کوئی اور آپ کا گند صاف کرے, پاکستان کو چاہیے اپنے اندر کا گند خود ہی صاف کرے. کیسے پاکستان میں حکومتیں گرائی گئیں, کیسے پاکستان میں حکومتیں بنائی گئیں, اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمیشن بنا دیا جائے اور پتہ کیا جائے کہ ماضی میں کب کب حکومتیں گریں اور کب کب حکومتیں بنائی گئیں اور ان کے لیے کون کون رسپانسبل تھا اور کس طریقے سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان ساری چیزوں کے اندر کردار ادا کیا ہے. ایک دن تو ہمیں یہ گند صاف کرنا پڑے گا, اگر ہم نہیں کریں گے تو باہر سے اگر کوئی صاف کرے گا, اور اگر وہ صاف کرے گا تو ساری دنیا ہمارا گند دیکھے گی بھی. ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر ثبوت دیا ہے کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. لوگوں کے دلوں کی نہ صرف وہ دھڑکن ہے بلکہ وہ پاکستان کے مفادات کے لیے بھی صف اول میں کھڑے ہیں. جہاں پاکستان تحریک انصاف پر جو لگنے والی پابندیاں ہیں ان کی اب تک شدید ترین مخالفت جس سیاسی جماعت نے کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. لیکن امریکہ نے پابندیاں لگائی. اس وقت سب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو امریکہ سے امید ہے کہ وہ عمران خان کو جیل سے نکلوائیں گے. لیکن آپ مزے کی بات دیکھیں کہ اسی امریکہ کی لگنے والی پابندیوں پہ سب سے زوردار آواز بھی پاکستان تحریک انصاف نے اٹھائی ہے. حتیٰ کہ عمران خان کے خلاف جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے, سینکڑوں پریس کانفرنس کرنے والے سیاستدانوں نے اب تک امریکی پابندیوں کے خلاف ایک بھی پریس کانفرنس نہیں کی, حتیٰ کہ وہ یہ الزامات بھی عمران خان پہ لگا رہے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کی پارٹی اس کی مذمت کر رہی ہے اور خود ان کے اندر امریکہ کی مذمت کرنے کی بھی جرت نہیں ہے. ناظرین سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کمپین چلائی گئی پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے خلاف, کچھ لوگوں کو اندر سے یوز کیا گیا, کچھ لوگوں کو باہر سے یوز کیا گیا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا پرابلم سوشل میڈیا ہے. اس وقت پاکستان کا جو رجیم ہے وہ سب سے زیادہ پریشان سوشل میڈیا سے ہے. تو میرے چند سوالات ہیں اور یہ سوالات اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اٹھا رہے ہیں. انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہیں کیا وہ بھی سوشل میڈیا سے بری ہیں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ کچھ کر نہیں پاتے, بے بس ہو جاتے ہیں, تو پھر وہ صرف بول پاتے ہیں اور وہ کتھارسس کرتے ہیں, اپنی بات کو سوشل میڈیا پہ رکھتے ہیں. یہ ان کے پاس واحد پلیٹ فارم بچ جاتا ہے جہاں پہ وہ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. اب پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوئی, مسائل جو ہیں وہ سوشل میڈیا میں ہیں یا وہاں پہ ہیں. چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, مسئلہ سوشل میڈیا پہ ہے یا وہاں پہ ہے. عورتوں اور بچوں کو اغوا کیا گیا, ان پر تشدد کیا گیا, اراکین اسمبلی کو اغوا کیا گیا, بینڈیڈ چوری کیا گیا, لوگوں کے کپڑے اتار کر ان کو ننگا کیا گیا, لوگوں کے حتیٰ کہ ججز کے بیڈ رومز کے اندر کیمرے لگ گئے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خرابی ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر آنے والا لوگوں کا رد عمل خرابی ہے. لیکن کچھ لوگ لمٹ کراس کرتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. میں ذاتی طور پہ کبھی بھی کسی کی نجی زندگی میں نہیں گیا اور میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اس سے گریز کریں, لیکن اس کا آغاز پریکٹیکلی کس نے کیا؟ موجودہ رجیم نے کیا. یہ لوگوں کے بیڈ رومز میں نہیں گھسے, کیا انہوں نے لوگوں کے اوپر ٹارچر نہیں کیا؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے جب چھوڑا گیا ایجنسیوں کی قید سے تو یہ میرے سامنے ایک آفر رکھی گئی چند دن پہلے جس کا میں نے انکار کر دیا کہ ہم 2 لڑکیاں لے کر آئے, تم ان کے ساتھ ویڈیو بنا لو
اور وہ جو ویڈیو ہے وہ ہمارے پاس ایک ثبوت کے طور پہ رہے گی. جب بھی کبھی تم ہمارے خلاف کوئی بات کرو گے تو ہم اس ویڈیو کو اس کے ذریعے سے تمہیں بلیک میل کر دیں گے. یہ ہے جناب. کیا یہ ایک معیوب بات ہے یا سوشل میڈیا صارفین کا رد عمل؟ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نجی زندگی میں کسی کی بھی کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. میں ہمیشہ اس بات کو زور دے کر کہتا ہوں. لیکن اس کے باوجود میرا یہ ماننا ہے کہ پریکٹیکلی اس پاکستان کے اندر عوام کو، لوگوں کو ننگا کیا گیا ہے، لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، ان کا ظلم اور زیادتی کی گئی ہے، ان کی چادر اور چار دیواری کا تقدس ہی نہیں رہا، خواتین کو اور بچوں کو اغوا کیا گیا ہے. تو یہاں پہ جو لوگ اٹھ کے اچانک سے سوشل میڈیا پہ اٹیک کر دیتے ہیں، وہ چند لوگوں کو تو مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ خرابہ کر رہا ہے یا یہ بندہ خرابہ کر رہا ہے، لیکن وہ پورے سوشل میڈیا کو گالی نہیں دے سکتے. ایکچولی وہ ایک ریئیکشن ہے ایک ایکشن کا. میرے خیال میں اس ایکشن کو روکنے کی ضرورت ہے.